हेलो। बच्चों आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है। चलो, गुड इवनिंग। गुड क्या इवनिंग रह सर। गया? फोटो मेरी देखो, आराम से देखेगी। सर पर साइड साइड में पत्ते दिख रहे हैं। पत्ते दिख रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा? सर एकदम कम। अच्छा, अब ये पता नहीं सेटिंग में क्या कर रखा है। सर सही दिख रहे हो। कोई बात नहीं, आपको वॉइस तो आ ही रही है ना। वैसे भी पहले तो वॉइस ही आया करती थी, आजकल फोटो यस सर। का यस। शुरू हो गया है कैल्विन में। जस्ट ए मिनट, मैं स्क्रीन और शेयर कर दूं, फिर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी आगे की चीजें हैं उस पे आते हैं। हमारी स्क्रीन में क्या है? विंडो। यस, ओके। अभी क्लियर है? हम पढ़ रहे हैं यस सर। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आपको कल से अच्छी राइटिंग लगेगी बिकॉज ये पेन टैब थोड़ा स्मूथ है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और फिलहाल हमें पढ़ना है चैप्टर में जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल आपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल पढ़ा था, तो नाउ कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है, वो सब आप पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एक प्रोसेस जिसमें सिनगेमी का होना जरूरी है। मियोसिस एंड सिनगेमी। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर बैलेंस करने के लिए चाहिए। और सिनगेमी यानी गैमेटिक फ्यूजन। तो जिस प्रोसेस में मियोसिस और सिनगेमी होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाएगा। बाकी आपने पढ़ा था कि जो प्रोजेनी बनेगी वो रिकॉम्बिनेंट्स होंगी, वेरिएशंस को कैरी करेगी, जेनेटिक वेरिएशंस होंगे। यूजुअली बाई पेरेंटल है अपोजिट सेक्स का, बट यूनिपेरेंटल भी सर्टेन केसेस में हो सकता है ना। ये सारी बातें, और गैमीट्स का फॉर्मेशन ऑफ कोर्स होगा। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी इंडिविजुअल के हिसाब से कौन कौन सी फेजेस आती हैं। तो आपकी बुक में हेडिंग कुछ इस तरीके से दी होगी, फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी फेजेस हैं, और इस बेस पे देखेंगे तो क्योंकि रिप्रोडक्टिव हमारा केस है, रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो एक रिप्रोडक्टिव फेज होती है, एक इससे पहले जो आ रही है वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज बन जाएगा। रिप्रोडक्शन एक सर्टेन टाइम के बाद होता है, उसके बाद तुरंत तो डेथ नहीं होती, यानी कि एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी है जो डेथ से ठीक पहले तक आएगा, है ना। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को देखेंगे तो उसमें हमें ये तीन अलग अलग फेजेस नजर आएंगी। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज।
हमें रिप्रोडक्टिव फेज पे ही ज्यादा फोकस करना है, बट फिर भी जितना दिया है उतना तो हम पढ़ेंगे। प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब ये हुआ, अब प्लांट और एनिमल का केस अलग अलग चलेगा, तो मैं आपको एनिमल का थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा। अगर आपको और एनिमल के बारे में पढ़ना है तो आप जू में सर से पढ़ सकते हैं, जितना जरूरी है उतना तो मैं आपको खुद भी पढ़ा दूंगा। सो प्री रिप्रोडक्टिव फेज की अगर हम बात करें तो जैसे, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट में हम बेसिकली हायर प्लांट्स की बात करेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर प्लांट में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सबका रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। तो हायर प्लांट्स को लेके ही, क्योंकि आगे भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स पढ़ना है, चैप्टर का नाम सेकंड चैप्टर का यही है। सो एट दैट पॉइंट अगर हम कहें कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, तो जैसे एनिमल्स में तो क्या होता है, बर्थ होती है, तो बर्थ हो गई। और अगर हम मान लें कि हायर प्लांट है तो सीड का जर्मिनेशन हो गया, है ना। एक नया इंडिविजुअल कहां से बनता है, एक नया प्लांट सीड से बनेगा, तो सीड के जर्मिनेट करना, या इंडिविजुअल है तो बर्थ होना। अब कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो बर्थ ना करके एग ले करते हैं, तो जैसे आप पढ़ते ही हैं कुछ एग लेइंग होते हैं, ओवीपेरस, कुछ बर्थ करते हैं डायरेक्टली टू न्यू बंस, विवीपेरस। तो जैसा भी एनिमल है, बर्थ या सीड जर्मिनेशन से लेके अप टू, अब एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो शुरू से प्रेजेंट होते हैं। जब एक बेबी की बर्थ होती है तो ही उसके पास टेस्टिस और ओवरी दोनों होते हैं, बट वो फंक्शन नहीं करते, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। मैच्योर एक सर्टेन एज के बाद होंगे। सो इन दैट केस कि अप टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ऑफ गोनेट्स, जो सेक्स ऑर्गन है। और अगर प्लांट है तो क्या होगा, ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग। जैसे ही प्लांट में आपको फ्लावरिंग दिखने लगे, आप मान लीजिए कि प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। तो फ्लावरिंग से ठीक पहले तक, मैंने दोनों लाइन एक साथ लिखी हैं। अगर एनिमल के लिए प्री रिप्रोडक्टिव होगा तो बर्थ से लेके उसकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक। जैसे अगर हम टोटली ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में बेबी बॉर्न हुआ, बेबी बॉय या गर्ल, वहां से लेके और फाइनली जब तक एडोलेसेंस के बाद एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आती, जब तक फंक्शनली टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स नहीं बनते और मेंस्ट्रुअस स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक का टाइम पीरियड ह्यूमन के लिए प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। ऐसे अगर प्लांट में मान लीजिए जो सीड वाले प्लांट हैं, जिम्नो, एंजियो, तो उनमें सीड के जर्मिनेशन से लेके और जब तक उनमें फ्लावरिंग सीजन नहीं आ रहा तब तक उनका प्री रिप्रोडक्टिव है। टेरिडोफाइट में आपने पढ़ा होगा जाइगोट से लेके और जब तक उसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट नहीं हो रही तब तक प्री रिप्रोडक्टिव, जाइगोट से लेके और जब तक उसमें आर्किगोनियम एंथ्रीडिया नहीं बन रहे तब तक प्री रिप्रोडक्टिव है। तो प्लांट में क्योंकि बहुत सारा वेरिएशन था इसलिए हायर प्लांट लेके चल रहे हैं। एनिमल्स में भी आप मोस्टली कॉर्डेट्स को लेके समझ लीजिए, क्योंकि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन आगे पढ़ना ही है। या फ्रॉग या अर्थवॉर्म को लेके भी, अगर आप कॉकरोच इन एनिमल्स को लेके भी समझोगे तो आ जाएगा। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव कहलाता है। प्री रिप्रोडक्टिव को कहते क्या है, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म के हिसाब से आप इसको चाहें तो जुवेनाइल स्टेज बोल दीजिए, जुवेनाइल का मतलब यंग होता है, आप चाहें तो इसको यंग स्टेज बोल दीजिए। प्लांट्स में स्पेसिफिकली हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, है ना। वेजिटेटिव का मतलब हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, जब तक रूट स्टेम लीफ है तब तक प्लांट वेजिटेटिव फेज में है, और फिर जब फ्लावरिंग करने लगता है तो रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है। तो प्लांट्स में तो स्पेशली हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज। और बाकी आप प्लांट्स में भी जुवेनाइल बोल सकते हैं, यंग प्लांट वर्ड भी यूज करते ही हैं। वेजिटेटिव एनिमल नहीं बोलते, जुवेनाइल एनिमल्स बोले जाते हैं, यंग एनिमल्स बोले जाते हैं। वेजिटेटिव वर्ड स्पेशली प्लांट के लिए यूज किया जा रहा है इन प्लांट्स। और ये क्या शो करता है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली ग्रोथ को शो करता है, क्योंकि इंडिविजुअल अपना साइज या मास इंक्रीज करता है ना। अगर देखा जाए तो एक बेबी की बर्थ से लेके और फिर एक टॉल इंडिविजुअल बनने तक ग्रोथ ही तो हुई है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा। तो और बॉडी में क्या हो रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स ग्रो ही तो कर रहे हैं। हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो ऑर्गन जो है जो साइज में ग्रो कर रहे हैं। तो बेसिकली जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। एनिमल्स की बात करें तो बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, या प्लांट्स की बात करें हायर प्लांट्स में तो सीड से लेके उसके जर्मिनेशन से लेके ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग तक प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। and it is called juvenile stage or young stage or vegetative phase in plant.
तो ये तो प्री रिप्रोडक्टिव के बारे में हो गया। अब आएगा रिप्रोडक्टिव, बट हम पहले पोस्ट रिप्रोडक्टिव खत्म कर लेते हैं क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी छोटा ही है ना। तो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड वन इज, थर्ड है बेसिकली ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है तो इस केस में क्या आएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज का केस ये हुआ कि अगर एनिमल्स की बात करें तो अगेन जो गोनेट्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो गई, मींस देयर इज लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इन ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल्स लेने हैं आपको बेसिकली, क्योंकि एनिमल्स में गोनेट्स नहीं खत्म होते, केवल उन गोनेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, फीमेल में एग बनना बंद हो जाएगा, मेल में स्पर्म तो काफी लॉन्ग टाइम तक बनता है। तो उस सेंस में आपको ये लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लेनी है। और यहां से लेके जस्ट बिफोर डेथ, डेथ से ठीक पहले तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा, है ना। इसी तरीके से प्लांट्स में क्या होगा, फ्लावरिंग रुक जाएगी, फ्लावरिंग स्टॉप्स, और यहां से लेके अगेन जस्ट बिफोर डेथ, जब तक प्लांट की नेचुरल डेथ नहीं हो रही, तो वहां तक का टाइम पीरियड भी क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहलाता है। अब कहते क्या है, एनिमल्स में यूजुअली जो वर्ड यूज करते हैं वो एजिंग कहलाता है ना। प्लांट्स में एजिंग को स्पेशल नाम भी दिया गया था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहीं लिखा था हमने, सेनेसेंस। इसे क्या बोलते हैं, सेनेसेंस बोलते हैं। तो प्लांट में जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड सेनेसेंस। और एनिमल्स में अगर बात की जाए तो एजिंग। एजिंग आप प्लांट एनिमल दोनों में एक्चुअली यूज कर सकते हैं, एजिंग के लिए कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हमें इसी पर्टिकुलर केस में यूज करना है, ठीक है। क्लियर, इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। इससे पहले वाली स्लाइड ये, थोड़ी देर के लिए मेरा फेस ना दिखे तो चलेगा, फेस तो नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, दिख रहा है पर अब नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बैठ के पढ़ाऊंगा थोड़ी देर ओके, क्योंकि मुझे तो सिर्फ लिखना है। सो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव का केस हो गया। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में बन गया हमारे पास डेथ से ठीक पहले तक का। सर बोलो। सर जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जो फेज आता है उसके अंदर मतलब ग्रोथ नहीं होती है प्लांट की, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। जैसे प्लांट में फ्लावरिंग हुआ, अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, तो उसमें कोई ग्रोथ होना हो रही है, उसमें तो फ्लावर बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है बस। उसमें प्लांट की हाइट, ब्रांचेस, नंबर ऑफ लीफ, लेंथ ऑफ रूट कुछ होता है क्या, नहीं होता। या हमारी भी एक रिप्रोडक्टिव फेज है, तो उस फेज में हमारी बॉडी में कुछ ग्रो होता है क्या, कुछ नहीं। बोन्स की लेंथ जो बननी थी बन गई, ब्रेन का साइज जो डेवलप होना था हो गया, लिवर जितना ग्रो करना था, किडनी जितनी ग्रो करनी थी कर गई। अब तो केवल बस ये होगा कि हम एक फर्टाइल पीरियड में आ गए, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म्स बनने लगे, उधर फीमेल में मेंसेस स्टार्ट हो गया तो एग रिलीज होने लगा, और जब तक ये होता रहेगा तब तक हमारा रिप्रोडक्टिव फेज ही कहलाएगा। अभी हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये तो, और डेथ हम काउंट करते नहीं, बिकॉज अभी हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो डेथ से ठीक पहले का जो आप सेकंड मान सकते हैं, तब तक सेनेसेंस या एजिंग प्लांट और एनिमल में चलता रहेगा, है ना। अब आता है मेन हमारे पास जो सेकंड था, जो बेसिकली हमारे चैप्टर का मेन पार्ट था, एंड दैट इज सेकंड वन। सेकंड वन हमने क्या लिखा था, रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये अलग अलग करके ही पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स में देखते हैं फिर एनिमल्स में देखते हैं, है ना। अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, तो अगर हायर प्लांट के लिए कहा जाए तो सिंपल क्या है, ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग इज द साइन दैट प्लांट एंटर इन इट्स रिप्रोडक्टिव फेज। किसी प्लांट में अगर फ्लावरिंग का ऑनसेट मतलब फ्लावरिंग का अराइवल हो गया, किसी प्लांट में आपको फ्लावरिंग होना देखना लगे, तो आप मान लीजिए कि प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर कर गया है। सो ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग इज द साइन दैट प्लांट एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज। ये तो पहली बात हो गई। अगर मान लीजिए फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लाइक
ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट हैं, एल्गी हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं होती, फ्लावरिंग जिम्नो और एंजियो में होती है। तो उनमें फिर कुछ और होगा, जैसे आपने टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया पढ़े होंगे कि टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया बन जाएंगे, कोन बन जाएगा। ब्रायोफाइट में एंथ्रीडियम आर्किगोनियम बन जाएगा। एल्गी में आपने एंथ्रीडियम और ooगोनियम पढ़ा होगा। तो जब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे तो हम मान लेंगे कि प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया। हायर प्लांट के लिए तो सिंपल है, फ्लावर दिखाई देते ही है मोस्टली, तो फ्लावर का दिखना मतलब प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। एक तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि प्लांट को अगर हम लाइफ स्पैन के हिसाब से देखें तो प्लांट को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं? कुछ प्लांट कहते हैं जो एनुअल कहलाते हैं, एनुअल में भी उनको हम सीजनल बोल सकते हैं। एनुअल का मतलब है जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का होगा। लाइफ स्पैन इज 1 ईयर, 1 साल में जिनकी बर्थ से डेथ पूरा हो जाएगा। इवन 1 ईयर में 1 सीजन भी हो सकता है, दैट्स वाई हमने सीजनल लिखा। ये तो फिक्स है कि 1 साल में 1 सीजन एक ही बार आएगा, विंटर साल में 2 बार तो नहीं आ सकती ना। तो आप एनुअल बोलें या सीजनल बोलें एक ही बात है। जैसे गेहूं का प्लांट है तो गेहूं का प्लांट विंटर में लगाया गया अक्टूबर में, और अभी मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया। अब दोबारा थोड़ा लग सकता, अगले साल फिर लगाया जाएगा, मतलब अब 2021 के फिर से अक्टूबर में लगेगा, 22 के फिर से अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेंगे। टमाटर का पौधा है, एक बार टमाटर आ गए खत्म हो गए। मैंगो में तो ऐसा नहीं होता, मैंगो में तो हर साल एक ही ट्री पे मैंगो आते रहते हैं। तो मैंगो एनुअल नहीं है, मैंगो पेरिनियल में अभी हम लिखेंगे। एनुअल का मतलब है जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का है, और 1 ईयर में एक सीजन भी हो सकता है। यूजुअली एक सीजन 3 से 4 महीने का होता है। दूसरे प्लांट जो कहलाते हैं सेकंड कैटेगरी, वो है बाइनियल। एनुअल्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, इसलिए एनुअल्स के एग्जाम्पल नहीं लिखे मैंने, है ना। आपको अगर एनुअल के एग्जाम्पल लिखने हो तो आप वीट लिख लीजिए, है ना, टोमेटो लिख लीजिए, है ना, पोटैटो लिख लीजिए। देयर आर सो मैनी, है ना, जितनी भी सब्जियां हैं, मोस्टली जितने भी अनाज हैं, दालें हैं, पल्सेस हैं, सब एनुअल हैं। जैसे आप 10th में पढ़ते हो, कुछ रबी की फसल है, कुछ खरीफ की फसल है। तो रबी और खरीफ जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो बेसिकली विंटर और समर क्रॉप्स। तो इसका मतलब वो एनुअली तो हुआ, क्योंकि हम विंटर या समर सीजन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और सीजन का मतलब ईयर, है ना। बाइनियल्स में क्या होता है? बाइनियल्स में जो इनका लाइफ स्पैन है वो 2 ईयर का होगा, 2 ईयर का है। 2 ईयर में क्या होगा? इसमें जो पहला साल है, फर्स्ट ईयर, उसमें तो केवल वेजिटेटिव फेज होगी, यानी प्री रिप्रोडक्टिव। और जो सेकंड ईयर आएगा वो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का है, फिक्स है। और डेथ, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बाद तो डेथ हो ही जाती है। तो बाइनियल्स में ये फिक्स है कि पहला साल वेजिटेटिव फेज का ही रहेगा, सेकंड ईयर उसमें रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, और प्लांट की डेथ सेकंड ईयर के एंड होने पे हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट बाइनियल्स कहलाते हैं। बाइनियल्स के एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैबेज है। जो कैबेज मार्केट में आती है या हमारे घर में सब्जी बनाने में यूज होती है, दैट इज ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कैबेज कैबेज के जैसी रहती है, कंडेंस्ड बड के जैसी। अगर इसी कैबेज को लगा रहने दिया जाए, हार्वेस्ट ना किया जाए, तो सेकंड ईयर इस कैबेज की सारी लीफ अपने आप खुलेंगी और एक मस्टर्ड के जैसा प्लांट बनेगा। उसमें येलो कलर के फ्लावर्स आएंगे, और जैसे सरसों के दाने होते हैं वैसे ब्राउन कलर के सीड्स बनेंगे, और डेथ हो जाएगी। तो सेकंड ईयर में रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव आएगा, फर्स्ट ईयर में प्योरली वेजिटेटिव रहेगा। तो एग्जाम्पल में कैबेज हो गया, एक मेडिसिनल प्लांट है हैनबेन, आप ये याद कर सकते हैं, है ना। कैरेट हो सकता है ना। ये ऐसे बीट, जो चुकंदर है वो बीट रूट बोलते हैं, बट आप बीट लिख लीजिए। तो ये प्लांट ऐसे हैं जो बाइनियल्स कहलाते हैं, है ना। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो मल्टीपल ईयर्स में लाइफ को कंप्लीट करते हैं, पेरिनियल्स। बाइनियल, एनुअल, पेरिनियल। तो पेरिनियल्स क्या है? जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर्स। मोर देन 2 ईयर्स में चाहे 200 ईयर हो या 20 ईयर्स हो, बस 2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना।
तो उन्हें पेरिनियल बोलते हैं। जैसे मैंगो पेरिनियल है, एप्पल पेरिनियल है, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, है ना, साइकस हो गया, लाइक दिस, है ना। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो प्लांट अपने लाइफ स्पैन के हिसाब से एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल होते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब प्लांट्स में हमने लिखा कि रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग। तो अब बात ये आती है कि क्या पूरे लाइफ स्पैन में, लाइफ स्पैन चाहे कुछ महीनों का हो या कई 100 सालों का, पूरे लाइफ स्पैन में क्या फ्लावरिंग एक बार होगी या 2 बार होगी या 2 से ज्यादा होगी, क्या होगी, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फ्लावरिंग के हिसाब से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं मोनोकार्पिक प्लांट, है ना, नीट का ही क्वेश्चन है 2019, मोनोकार्पिक प्लांट। मोनो का मतलब होता है वन, कार्पिक कार्पल से वर्ड लिया गया। कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां से प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है, आपको मॉर्फो में पढ़ाया था। तो मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब ये हुआ जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पूरी लाइफ में एक ही बार होगी, चाहे लाइफ कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, लेकिन फ्लावर एक बार आएगा और फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो गया तो फ्रूट भी केवल वन टाइम बनेगा। सो मोनोकार्पिक का मतलब ये हुआ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वंस इन लाइफ, पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होगी, और अगर फ्लावरिंग हुई और सब्सिक्वेंट फर्टिलाइजेशन हुआ तो फ्रूट भी एक ही बार बनेगा। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर कहा जाए तो मोनोकार्पिक कौन कौन से हैं, तो अगर आप पीछे से देखोगे, पीछे से का मतलब ये, तो यहां एनुअल में देखो लाइफ साइकिल 1 साल में खत्म हो जाती है, तो फ्लावरिंग भी एक ही बार हुई ना, यस सर। है ना। बाइनियल में देखो लाइफ साइकिल 2 साल में खत्म होती है, लेकिन फ्लावरिंग तो सेकेंड ईयर में ही हुई ना, पहले साल तो नहीं हुई, यानी एक ही बार हुई। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ओके, इज इट क्लियर? आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। सर यहाँ तो लाइट ट्रिप कर गई। अब मुझे फिर से कुछ यस सर, ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हमारा नेटवर्क चला गया हो। यस नहीं। सर, फिर हम रिफ्रेश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बस लाइट का थोड़ा सा इशू था, तो खैर मतलब सिर्फ ट्रिप कर गए, जाके तुरंत आ गई। बट इन दैट केस हुआ ये कि जो पीछे के एनोटेशन थे मुझे वो दोबारा सेव करने पड़ेंगे। खैर हम बात कर रहे थे कि फ्लावरिंग के हिसाब से क्या मोनोकार्पिक केस। प्लांट्स। हम मोनोकार्पिक में वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ कि फ्लावरिंग में हमारे पास प्लांट दो कैटेगरी के हैं। एक मोनोकार्पिक प्लांट है जिनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग वंस इन लाइफ है ना। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको याद रहेगा। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वंस इन लाइफ। अब इसमें एग्जाम्पल की बात हो रही थी, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? सारे एनुअल्स आ जाएंगे, ऑल एनुअल्स। हाँ, एंड बाइनियल्स जितने भी हैं वो भी, क्योंकि बाइनियल्स में होगी एक बार, दैट इज इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में नहीं होगी। बट फ्यू पेरिनियल्स भी हैं, कुछ ऐसे पेरिनियल भी हैं जिनका लाइफ स्पैन तो कई सारे सालों का है, मल्टीपल ईयर्स का है, बट फ्लावरिंग केवल वन टाइम ही होती है। फ्यू पेरिनियल के एग्जाम्पल में जैसे बनाना है। बनाना एक मोनोकार्पिक प्लांट है। बनाना में बनाना के प्लांट पे एक बार अगर बनाना का बंच आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो बनाना लाइफ स्पैन के हिसाब से पेरिनियल है, फ्लावरिंग के हिसाब से कैसा बनेगा? मोनोकार्पिक प्लांट कहलाएगा। तो ये इसी तरीके से बैम्बू है। बैम्बू में 50 सालों में एक बार फ्लावरिंग होगी, है ना। बनाना हो गया, बैम्बू हो गया। फ्लावरिंग इन एवरी फ्लावरिंग वंस इन 50 ईयर्स, 50 साल में एक बार फ्लावरिंग हो रही है। तो बनाना स्पेशली याद रखना है, बनाना नीट के सर लाइफ स्पैन कितना होता है बैम्बू का? बैम्बू का लाइफ स्पैन 50 सालों का ही मान के चलते हैं। एक्चुअली ये जो हार्ड ग्रासेस होती हैं, जीरोफिटिक ग्रासेस, उनका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली होता है। इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि ये जितनी देर में लाइफ स्पैन आप काउंट करेंगे उससे पहले ये वेजिटेटिवली, आपने ग्रासेस में रनर पढ़ा था, कल भी पढ़ाया था आपको, तो नए बन जाएंगे। मतलब किसी बैम्बू, आपने बैम्बू का एक प्लांट लगाया ये सोच के कि बैम्बू के सीड से मुझे बैम्बू के डेथ तक का टाइम पीरियड देखना है, पता चला 10-12 सालों में नीचे से और बैम्बू निकल आए, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि पुराना वाला कब खत्म हुआ और नए वाले कब निकल के आ गए। किसी भी ग्रास के लिए ये बड़ी दिक्कत है। तो ऑन एन एवरेज 50 ईयर्स माना जाता है कि 50 ईयर्स का अगर बैम्बू का लाइफ स्पैन है तो उसमें एक ही बार फ्लावरिंग होगी, है ना। ऐसे बनाना में भी, अब मान लीजिए फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बार जब बनाना का बंच आ गया तो कोई फार्मर उस बनाना के प्लांट का करेगा क्या? वो तो काट के हटा देगा उसको। वो इसका इंतजार तो ना करेगा कि वो अपनी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जाए और अपने आप डेथ हो। वो तो बनाना को काट देता है, एक नया बनाना का प्लांट बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि देयर आर फ्यू पेरिनियल्स जिनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग वंस इन लाइफ का केस है ना। ऐसे जिनमें कई बार फ्लावरिंग होती है वो कहलाते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक का मतलब है फ्लावरिंग फ्रूटिंग मैनी टाइम्स इन लाइफ। फ्लावरिंग फ्रूटिंग मैनी टाइम्स इन लाइफ। अब जब फ्लावरिंग कई बार होगी, जैसे मैंगो में आपको दिखाई देता है कि मैंगो के एक ट्री पे फ्रूट्स कई बार आ जाते हैं, एप्पल के एक ट्री पे फ्रूट्स कई बार आते हैं। तो अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग कई बार हुई तो क्या एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे है या पूरे साल भर होती ही रहती है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्लांट पॉलीकार्पिक है तो यहाँ दो सिचुएशन है कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग कई बार होगी, ये तो समझ में आ गया। क्या ये रेगुलर इंटरवल पे होगी या ये थ्रू आउट द ईयर होगी, है ना। एक ऑप्शन ये है कि दिस अकर्स थ्रू आउट द ईयर। जैसे आपने चाइना रोज देखा होगा, अगर आप लोगों के घर में लगा हो तो चाइना रोज में क्या है, पुराना फ्लावर सूखता जाता है, नया फ्लावर आता है और कई सालों तक चलेगा। आपने गमले में जो चाइना रोज लगा रखा है हिबिस्कस, वो मल्टीपल ईयर का लाइफ स्पैन है और उसमें किसी भी दिन कोई भी फ्लावर निकल आएगा, किसी भी दिन कोई भी फ्लावर टूट जाएगा। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग का कोई डेफिनेट टाइम स्लॉट नहीं है, वो कभी भी होता है, पूरे साल भर चलता रहता है ना। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी तो कई बार, बट एक रेगुलर इंटरवल पे होगी, एट रेगुलर इंटरवल। सर मैंगो, हाँ ये अब जैसे मैंगो, आपने पता है कि मैंगो केवल समर में फ्लावर करेगा। ऐसे एप्पल है, एप्पल यूजुअली हिमाचल वगैरह में। हाँ सर चाइना रोज तो सर फ्रूटिंग तो करेगा ही नहीं फिर?
तो वो तो एक चाइना फ्लावर में ही रह जाएगा ना। नहीं, चाइना रोज में फ्रूटिंग होती है। आपको फ्रूट पसंद नहीं है मतलब आपको फ्रूट का वो नहीं करना पड़ता, बहुत छोटा सा टाइनी फ्रूट बनता है और तभी तो सीड बनेगा, वरना चाइना रोज का सीड कैसे बनेगा? फ्रूट नहीं बनाओगे तो सीड कैसे बनेगा? और चाइना रोज तो सीड के थ्रू लगाया जाता है, वो आपको यस दिखाई सर। नहीं देता, लाइक जैसे बाकी फ्रूट्स दिखाई देते हैं वैसा नहीं दिखाई देता। सो मैंगो या एप्पल में आपको एक रेगुलर इंटरवल पे मिल जाएगी कि भाई ये समर में होती है, किसी में विंटर में होती है एक सर्टेन टाइम पीरियड है जब उसमें फ्लावरिंग होगी। अब इसी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, जैसे मैंगो है, एप्पल है, यहाँ पे एक नाम दिया होगा बुक में, स्ट्रोबिलंथस। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। सर हर 12 साल में फ्लावर। हाँ, एवरी 12 ईयर पे फ्लावरिंग एट एवरी 12 ईयर, हर 12 साल में एक बार। और इसके बारे में आप फिर बुक से पढ़ लीजिएगा। आपने कभी ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ा हो या इंडिया के मैप के हिसाब से देखा हो तो नीलगिरी रेंज कहलाता है। नील मीन्स ब्लू, गिरी मीन्स हिल्स। संस्कृत में नीलगिरी वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश में ब्लू हिल्स होंगी। तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ये प्लांट नेचुरली ग्रो करता है। और जब 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है तो बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू कलर फ्लावर, वो पूरी की पूरी जो हिल की रेंज है केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में, से वो नीला वो हो जाता है। वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसीलिए उस पूरी हिल की जो रेंज है उसको नीलगिरी संस्कृत में बोला गया। ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। तो एवरी 12 ईयर्स पे, अब लास्ट टाइम ये 2018-19 में हुआ था, तो अब उसी हिसाब से मान के चलो 2030 में जो है वो फ्लावरिंग दिखाई देगी। इन स्टेट्स का एक बल्क टूरिज्म आता है। 2018-19 में केरल में बाढ़ आ गई थी, इसलिए बहुत केरल स्टेट का नुकसान हुआ था क्योंकि वो नीचे पड़ जाता है। बट 12 साल के बाद लोग फिर फ्लावरिंग देखने के लिए आएंगे, बिकॉज 12 साल में एक ही बार आप उनको ब्लू कलर का देख सकते हो। क्योंकि तो उसका टेस्ट कैसा होता होगा? टेस्ट क्यों करना, टेस्ट तो मुझे भी नहीं पता, बस कलर दिखाई देगा, फ्लावर का ब्लू कलर है तो। मतलब हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते फिर 12 इयर्स पे होता है तो? टेस्ट क्या करोगे, उसमें तो फ्लावर ब्लू कलर का आ रहा है ना, तो आपको पूरी रेंज जो पर्वत श्रृंखला है वो पूरी, आपको हिल की जो रेंज है वो ब्लू दिखाई दे रही है। उसमें फ्रूट बनेगा, बट उस फ्रूट एडिबल तो नहीं है। फ्रूट मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि फ्रूट एडिबल हो, ओके सर। है ना। सो ये बात हो गई हमारे प्लांट्स के रिगार्डिंग कि प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो। अब आते हैं एनिमल्स पे, क्या केस है। एनिमल्स में अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो क्या क्या आएगा, है ना। आएगा कुछ ऐसा ही, बस चीजें बदल जाती हैं। एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज पता कैसे चलेगी? अगेन, ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जब कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा तो समझ में आएगा कि अच्छा उसमें रिप्रोडक्टिव फेज में वो एनिमल या एंटर कर गया है। अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी किस चीज की होगी? ऑफ गोनेट्स, क्योंकि यहाँ पे मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे करना है? गोनेट्स को। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में लिवर में क्या हो रहा है, किडनी में क्या हो रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। टेस्टिस ओवरी में क्या हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एक साइन बन गया कि इंडिविजुअल अपनी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर कर चुका है ना। अब ये पता कैसे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई, गोनेट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो गई है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए एनिमल बॉडी के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं। साइक्लिक चेंजेस अंडर द गवर्नेंस ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पे साइक्लिक चेंजेस होते हैं। उन साइक्लिक चेंजेस से पता चलता है कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है वो आ गई। साइक्लिक चेंजेस क्या कहलाते हैं? आपने पढ़ा होगा या फिर आप जूलॉजी में पढ़ोगे। मेंस्ट्रुअस साइकिल होती है, हालांकि फीमेल में होती है, बट फिर भी जो मेन फीमेल्स हैं प्लेसेंटल मैमल्स की, उनमें ये बात आती है ना। तो प्राइमेट्स के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल या प्राइमेट्स, और ये होती फीमेल में ही है ना। ठीक है। और इसी साइकिल में अगर आप नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स की बात करेंगे तो ये ऑयस्ट्रस साइकिल कहलाती है। TRUS, ऑयस्ट्रस साइकिल इन बर्ड्स। जैसे बर्ड क्या है? नॉन प्राइमेट।
तो बर्ड्स में जो फीमेल बर्ड हैं उनकी बॉडी के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, है ना। या जैसे प्लेसेंटल मैमल में, नॉन प्राइमेट्स में आप इनको जैसे काऊ, शीप, रैट, बर्ड की जगह आपकी बुक में एक एग्जांपल जो दिए हैं वो लिख सकते हैं आप। यहाँ पे एग्जांपल ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे काउज, कैटल्स लिखना चाहें तो या काउज ही लिख लीजिए। काऊ हो गया, शीप हो गया, है ना, ये इस कैटेगरी में आएंगे। रैट हो गया, डियर हो गया, ये लायन हो गया या टाइगर हो गया, एटसेट्रा। ये सब नॉन प्राइमेट मैमल है ना। और ये प्राइमेट है। प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं? प्राइमेट्स में एप्स आते हैं बेसिकली, औरंगुटान, गिबन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ह्यूमन, है ना। ऑफ कोर्स हम सब भी प्राइमेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मंकी, है ना, तो मंकी, एप्स और ह्यूमन, ये तो हो गए प्राइमेट्स। और इसके अलावा नॉन प्राइमेट्स, तो इनकी बॉडी में साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अच्छा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई है ना। सर प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में क्या साइकिल difference क्या है? एक एक बोलो बेटा, किसी और ने कुछ और भी पूछा था। प्राइमेट नॉन प्राइमेट का डिफरेंस मैं बताता हूँ, किसी और ने कुछ और भी बोला था। सर ऑस्ट्रच साइकिल क्या होता है? हाँ, ऑस्ट्रच साइकिल, बस मेंसेस साइकिल के अंदर आप जूलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे। मेंसेस साइकिल में ब्लीडिंग भी होगी और ऑस्ट्रच साइकिल में आई थिंक सो Yes. ब्लीडिंग नहीं होती, है ना। ये चेंजेस हैं शायद उसमें, जो इनके नॉमेनक्लेचर के हिसाब से है। और जहां तक बात थी प्राइमेट और नॉन प्राइमेट की, तो आपने एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा फाइलम पढ़ा, फिर कॉर्डेटा फाइलम की लास्ट क्लास पढ़ी मैमेलिया। मैमेलिया क्लास है तो क्लास के बाद क्या आएगा? ऑर्डर। तो मैमेलिया क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर हैं, उसमें से जो लास्ट नंबर पे ऑर्डर है वो है प्राइमेटा। तो प्राइमेटा के जो मेंबर्स हैं वो प्राइमेट्स कहलाते हैं। अब प्राइमेटा ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो प्राइमेट्स का मतलब है विच बिलोंग्स टू ऑर्डर प्राइमेटा ऑफ क्लास मैमेलिया। अब उस ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर कुछ ऐसे हैं, काऊ, शीप, रैट, डियर, लायन, टाइगर, और कुछ वैसे भी हैं, मंकी, एप्स, ह्यूमन। तो इंपॉर्टेंट ये कि मंकी, एप्स और ह्यूमंस के अंदर ब्लीडिंग भी है इन्वॉल्व। जहां तक मेरी नॉलेज है, जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। सो दैट्स व्हाई वो मेंसेस साइकिल कहलाती है। और बिना ब्लीडिंग के है, साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, तो ऑस्ट्रच साइकिल नाम दे दिया गया, है ना। इस तरीके से आएगा, है ना। ठीक, तो ये तो हो गई एनिमल्स के हिसाब से बात की, भाई एनिमल्स में साइक्लिक चेंजेस हुए तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वाली बात आ गई। अब यहाँ पे भी वही है, जैसे फ्लावरिंग के लिए हमने पढ़ा कि फ्लावरिंग पूरी लाइफ में एक बार होगी, मोनोकार्पिक, या कई बार होगी। ऐसे एनिमल्स के लिए भी यही है कि जो इनमें ब्रीडिंग सीजन है वो ये या तो वन टाइम ब्रीडर होते हैं। वन टाइम ब्रीडर का मतलब है दे ब्रीड वंस इन लाइफ। जैसे अब मोनोकार्पिक था, वहां पे तो फ्लावरिंग वाली बात थी, यहाँ पे फ्लावरिंग तो नहीं लिख सकते। सो दे ब्रीड वंस इन लाइफ। यस सर। कोई एग्जांपल बता सकते हो? कोई एनिमल जो पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करता हो? सर हनी बी या फिर म्यूल। म्यूल तो बेटा करता ही नहीं, म्यूल तो स्टेराइल होता है, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करेगा। ओह यस सर, यस। सर लैम्प्रे। हाँ, लैम्प्रे है, और हनी भी ठीक था आपका। मैनी टाइम तो अभी मैं लिख दूंगा। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? हनी बी। हनी बी में फीमेल है ना, ऑब्वियस सी बात है, फीमेल करती है। और आपने लैम्प्रे बोला। तो फीमेल में भी सर सिर्फ क्वीन वाली करती है। हाँ, क्वीन वाली सिर्फ। और आपने वो पढ़ा है सैल्मन फिश, सुना है कभी? यस सर। ये तो हम आगे क्योंकि पढ़ेंगे और मैं ही पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने वही लिखा है। सैल्मन फिश पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करती है, एक ही बार एग रिलीज करती है, स्पॉनिंग कहते हैं उसे। और फिर उसके बाद उसकी डेथ जब होनी है तब हो जाएगी, है ना। बट सर इसलिए इसको मोनोकार्पिक ही कहते हैं। नहीं, मोनोकार्पिक वर्ड नहीं यूज करोगे, वो प्लांट का ही वर्ड है। इन्हें तो बोलोगे वन टाइम ब्रीडर। वन टाइम ब्रीडर मीन्स ब्रीड वंस इन लाइफ, है ना। ऐसे कुछ मैनी टाइम्स ब्रीडर भी हैं जो पूरी लाइफ में कई बार ब्रीडिंग कर लेते हैं, है ना। अब जब कई बार ब्रीडिंग करेंगे तो यहाँ पे भी वही दोनों ऑप्शन है कि क्या एक रेगुलर इंटरवल पे होगा, एट रेगुलर इंटरवल। अगर एक रेगुलर इंटरवल पे होगा तो इन्हें बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, कि एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग होगी। जैसे फ्रॉग आप जानते हो, फ्रॉग रेनी सीजन में ब्रीड करता है ना।
फ्रॉग का एक ब्रीडिंग सीजन होता है, डॉग्स का एक ब्रीडिंग सीजन होता है, तो ये सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं, है ना। या थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे भी ऑप्शन है, जैसे हम सब हैं, ये कहलाते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। अब ऐसा था ना कि किसी की बर्थ डेट जो है वो केवल जुलाई अगस्त में ही आएगी, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कोई भी बर्थ डेट हो सकती है, बिकॉज वी आर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। हमारे लिए कोई टाइम स्लॉट नहीं है कि होमो सैपियंस इसी पर्टिकुलर सीजन या मंथ में ब्रीड करेगा, कभी भी कर सकता है। तो सिमिलर चीजें हैं, बट आपको बस ये देखना है कि हाँ, प्लांट में प्लांट के टर्म्स यूज करने हैं, एनिमल्स में एनिमल्स की यूज करनी है ना, वो चीज याद रखनी है। मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक यहाँ नहीं यूज हो सकते, और वन टाइम ब्रीडर, मैनी टाइम ब्रीडर, वो वर्ड आप प्लांट्स में यूज नहीं करते। प्लांट में एक्चुअली ब्रीडिंग वर्ड यूज ही नहीं करते ना प्लांट में। तो प्लांट ब्रीडिंग अगर हम पढ़ेंगे भी तो फिर उसका मतलब ये होगा कि हम रिप्रोडक्शन के सेंस में कंसिडर कर रहे हैं उसे, है ना। एनिमल्स में तो ब्रीडिंग वर्ड कॉमन है ही। तो ये बेसिकली हो गया हमारा फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पहले थ्रू आउट द ईयर के एग्जांपल क्या है? थ्रू आउट द ईयर में ह्यूमंस लिख लीजिए, और क्या है, हम, मंकी, एप्स, इन सब का कोई टाइम स्लॉट नहीं होता, है ना। वी आर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। और कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। तो ये हो गया फेजेस, और फेजेस में प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा कुछ था नहीं, हमें बेसिकली रिप्रोडक्टिव फेज पढ़नी थी। इन तीनों फेज में कोऑर्डिनेशन कैसे होता होगा, मान लीजिए एक एनिमल को या एक प्लांट को कैसे पता चलता होगा कि अब मुझे ब्रीडिंग करनी है या अब मुझे फ्लावरिंग करनी है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जैसे हार्मोनल चेंजेस आप बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जैसे एनिमल्स में हार्मोन्स की वजह से ब्रीडिंग होती है, वैसे प्लांट्स में भी आपने पढ़ा था कि भाई फ्लावरिंग हार्मोन बनेगा तो फ्लावरिंग होगी, है ना। आपको फोटो पीरियोडिज्म, फर्टिलाइजेशन, ये सब आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा। या ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जीए, ये सब फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन तीनों फेज में कोऑर्डिनेशन करने के लिए कि कब प्री रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएगा, कब फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव से वो कब वो प्री से जो है वो रिप्रोडक्टिव में जाएगा, और रिप्रोडक्टिव से फिर वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएगा, फाइनली डेथ कब होगी। तो ये सारी चीजें अंडर द गवर्नेंस ऑफ हार्मोन्स रहता है ना। अब थोड़ा और एलॉबोरेट करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव फेज है, हम केवल रिप्रोडक्टिव फेज की ही बात कर रहे हैं, अगेन बैक टू नॉर्मल, प्लांट एनिमल एक साथ ले लेते हैं, कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसमें जब रिप्रोडक्शन होगा तो कितने इवेंट हो सकते हैं। तो यहां पे हेडिंग आती है आपकी बुक में इवेंट्स, और ये इवेंट्स फिर 3 कैटेगरी में आते हैं। अगर हम माने कि रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि हमने कल यही पढ़ा था, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फर्टिलाइजेशन, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ होता ही है, विच इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन, और ये रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। जैसे गैमीट का बनना, अब गैमीट का बनना फर्टिलाइजेशन नहीं है, लेकिन गैमीट जब तक बनेंगे नहीं तब तक फ्यूज कैसे कराओगे। और फिर आता है गैमीट का ट्रांसफर होना, मेल गैमीट बनाए टेस्टिस में, फीमेल गैमीट बनाए एग में, अगर स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आ गया, प्री फर्टिलाइजेशन में आ गया गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमीट का बनना, और फिर आता है गैमीट का ट्रांसफर, क्योंकि जब तक गैमीट एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तब तक तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो एक तो प्री फर्टिलाइजेशन है जिसमें ये दोनों इवेंट है, फर्टिलाइजेशन अपने आप में इवेंट है ही, और फर्टिलाइजेशन के बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, प्लांट में एंडोस्पर्म होता है ना, यहाँ पे एम्ब्रियो आएगा। प्लांट में आप एंडोस्पर्म पढ़ते हैं, आपने जिम्नो एनजीओ में पढ़ा है ना। एनिमल्स में प्लेसेंटा होता है, फिर एग लेक होगा या बर्थ होगी, विवीपैरस और ओवीपैरस, है ना। तो ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट तो बन गया, लेकिन एक्चुअली जब बर्थ होगी तभी तो आप प्री रिप्रोडक्टिव स्टार्ट करोगे। प्री रिप्रोडक्टिव में आपने डेफिनेशन में क्या लिखा था, फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो बर्थ और जाइगोट के बनने के बीच में भी तो 9 महीने का गैप है ना,
अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जाइगोट बनने में और बर्थ होने के बीच में 9 मंथ्स का पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड जो बोल देते हैं। तो 9 मंथ में क्या हो रहा है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट कैसे बना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। लेकिन जाइगोट बनाने के लिए स्पर्म को एग से मिलना पड़ेगा, कॉपुलेशन, एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमीट। और फिर गैमीट बनने भी चाहिए, सेम टाइम पे एग रिलीज हो और सेम टाइम पे स्पर्म पहुंचे, तो गैमीट भी सेम टाइम पे बनेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस भी इन्वॉल्व होगी। तो रिप्रोडक्टिव फेज को अगर और डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें 3 इवेंट आते हैं। फर्टिलाइजेशन को मेन इवेंट मान के उससे पहले जो हो रहा है वो प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में जो हो रहा है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में बेसिकली 2 चीजें आती हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल जो टर्म्स आपने लिखे हैं वो आपकी बुक में दिए हैं, तो ये सारे यूज किए जाएंगे। क्लियर। अब एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले हम सीधे सीधे लिख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है ना। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, और प्लांट एनिमल सब एक साथ चलता रहेगा बिकॉज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ही पढ़ रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्लियर। अब देखो, रिवाइज करो फिर से कि गैमीट्स को लेके आपने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा हुआ है ना। कुछ मैंने पढ़ाया, कुछ आपने पहले से पढ़ा होगा। सबसे पहले बात करें गैमीट्स कितने टाइप के होते हैं बताओ, याद है किसी को कुछ 11th का टाइप्स? सर वो ओगैमस, हाँ, कौन कौन से हैं? एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, ओगैमस। आइसो एनाइसो। ठीक है, एक आइसोगैमीट्स। आपने जो वर्ड बोले वो रिप्रोडक्शन के हो जाएंगे, मैं गैमीट के सेंस में लिख रहा हूं, तो आइसोगैमीट्स नॉट आइसोगैमस, क्योंकि आइसोगैमस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाएगा। एनाइसोगैमीट्स एंड oogametes। आइसोगैमीट्स में भी 2 ऑप्शन आपने पढ़े होंगे, मोटाइल हो सकते हैं दोनों, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बताओ सबके, आइसोगैमस मोटाइल, आइसोगैमस नॉन मोटाइल, एनाइसोगैमस और oogamous। सर मोटाइल का क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, मोटाइल का क्लैमाइडोमोनास। स्पो। बोलो बोलो, ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, अगर मैंने सही सुना तो। क्लैमाइडोमोनास के बाद यहाँ नॉन मोटाइल है, या एस से कुछ होता है। स्पाइरोगायरा। यस सर। एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल? क्लैमाइडोमोनास। पुरानी बुक में क्लैमाइडोमोनास था, नई बुक में चेंज कर दिया था, बताओ। पुरानी बुक में यहाँ पे भी क्लैमाइडोमोनास है, बट अगर आप नई बुक देखोगे तो चेंज है। यूलोथ्रिक्स। नहीं, यूडोरेना दिया है बुक में, यूडोरेना है ना। आप देखिएगा नई एनसीईआरटी, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। और oogamous का एग्जाम्पल? वॉलवॉक्स, फ्यूकस। वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, है ना। चलो अच्छी बात है, तो वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। अब मैंने ये सारे प्लांट के एग्जाम्पल लिखे बिकॉज ये तीनों टर्म्स आपने प्लांट यानी किंगडम एल्गी के साथ पढ़े थे। यूडोरिना एल्गी है। हाँ, यूडोरिना, EUDO होगा, है ना, यूडोरिना। ठीक है। सो वो इसीलिए चेंज किया गया क्योंकि क्लैमाइडोमोनास 2 जगह था ना, तो कंफ्यूजन रहता था कि आइसोगैमस मोटाइल और एनाइसोगैमस दोनों में क्लैमाइडोमोनास था पुरानी एनसीईआरटी में, तो 2018-19 में चेंज कर दिया गया, अब यूडोरिना है ना। सर यूडोरिना कौन सी एल्गी है? यूडोरिना बेटा ग्रीन एल्गी में ही है। ओके सर। है ना। अब बात आती है कि अगर एनिमल्स में होते तो क्या होते। एनिमल्स में जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा oogametes ही होते हैं। जब ये oogametes होते हैं ना, तभी आप केवल मेल और फीमेल गैमीट यूज कर सकते हो। मेल फीमेल गैमीट मतलब तभी एप्लीकेबल है जब oogametes वाली सिचुएशन हो। एनाइसोगैमस में जो 2 गैमीट है वो उनमें मेल फीमेल नहीं हो सकते। आइसोगैमीट्स में जो 2 गैमीट है वो दोनों एक ही जैसे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा मेल कौन सा फीमेल। तो मेल और फीमेल गैमीट का जो क्राइटेरिया है वो केवल तभी एप्लीकेबल है जब गैमीट्स का टाइप कैसा हो,
oogametes हो, तो फ्यूकस का एफ बड़े से होगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में भी कैसा है, oogamous ही होता है, क्योंकि वहां भी मेल एंड फीमेल गैमीट, जैसे हमारी बॉडी है, कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, सब जगह आप मेल फीमेल गैमीट्स करके पढ़ते हो। तो एनिमल्स में भी कैसा होता है रिप्रोडक्शन, oogamous, और गैमीट्स कैसे कहलाएंगे, oogametes, यानी मेल और फीमेल। अब मेल गैमीट को क्या कहते हो, मेल गैमीट के नाम क्या क्या होते हैं? स्पर्म। स्पर्म एनिमल में हो गया, प्लांट में क्या कहते हैं बताओ? प्लांट में मेल गैमीट, एल्गी में, ब्रायो में। पॉलन। नहीं, पॉलन तो मेल गैमीट नहीं होता, पॉलन तो मेल गैमेटोफाइट है। सर एंथ्रीडिया। एंथ्रीडियम तो वो स्ट्रक्चर है जिसमें गैमीट बनेंगे। सर ना, एंथेरोजॉइड नहीं पढ़ा था ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? इस स्पर्म तो एनिमल में हो गया, प्लांट में एंथेरोजॉइड है ना। फीमेल को क्या कहते हैं, एग या ओवम, है ना। ठीक है, क्योंकि ये मेल फीमेल गैमीट है इसलिए डिफरेंट हो गए, तो इनको नाम आपकी बुक में दिया गया है कि इनको क्या कहते हैं, इन्हें हेट्रोगैमीट बोला जाता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, सो दीज आर कॉल्ड हेट्रोगैमीट्स। oogamous वाले क्या कहलाते हैं, डिफरेंट है तो क्या कहलाते हैं, हेट्रोगैमीट्स। और आइसो एनाइसो वाले क्या कहलाएंगे, होमोगैमीट्स, क्योंकि ये सिमिलर है। तो अगर कभी ये टर्म्स पूछ लिए जाएं कि भाई होमोगैमीट्स और हेट्रोगैमीट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आइसोगैमस में एग्जैक्टली सिमिलर है, तो उसके हिसाब से होमोगैमीट्स oogamets में एग्जैक्टली डिफरेंट है, वो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, तो हेट्रोगैमीट्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अभी तो हमने ये पढ़ा कि भाई गैमीट कितने टाइप के होते हैं और गैमीट का नाम क्या था, स्पर्म और एंथ्रोजॉइड और एग। अब बात करते हैं कि गैमीट बनते कहाँ पे हैं। सर हाँ बोलो। सर एनाइसोगैमीट्स में भी तो वो दोनों डिफरेंट ही होंगे ना, गैमीट्स। एनाइसोगैमस में एक्चुअली क्या होता है, आधा सिमिलर होता है, आधा डिफरेंट होता है। एनाइसोगैमस में क्या होता है कि दोनों मोटाइल तो होते हैं, मतलब फिजियोलॉजी के हिसाब से, मोटिलिटी के हिसाब से तो सिमिलर है, लेकिन शेप एंड साइज डिफरेंट होता है, तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो जाते हैं। गैमीट्स आर फॉर्म्ड, गैमीट्स कहाँ बनते हैं बताओ? इन स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को? इनको बोला जाता है गैमेटेंजियम। गैमीट्स को बनाने वाले स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? गैमेटेंजियम, या एनिमल्स में क्या कहलाते हैं? गोनेट्स, सेक्स ऑर्गन जिन्हें बोलते हो आप, है ना। सेक्स ऑर्गन तो दोनों में यूज कर सकते हो, मेल फीमेल में कोई दिक्कत ही नहीं है, बट प्लांट एनिमल में, लेकिन प्लांट्स में क्या वर्ड आता है? गैमेटेंजियम। एनिमल्स में यूजुअली क्या यूज करते हैं? गोनेट्स। अब गैमेटेंजियम में फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं। फीमेल का नाम क्या है, मेल का नाम क्या है बताओ? मेल को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। पढ़े ये सारे टर्म्स, ब्रायोफाइट में आपकी बुक में लिखे। फीमेल को क्या कहते हैं? आर्किगोनियम। यस। और अगर हायर प्लांट होगा तो एंथ्रीडियम की जगह पे क्या आएगा बताओ? एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडियम की जगह में क्या लिखूं? स्टेमन। भूल गए? आर्किगोनियम की जगह क्या आएगा यहाँ पे? कार्पेल या पिस्टल, कुछ भी लिख लीजिए। एनिमल्स में क्या नाम है, मतलब जो जर्नल नाम है मैं वही लिख रहा हूँ, टेस्टिस एंड ओवरी। किसी एनिमल में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम कुछ और भी हो सकते हैं, बट इन जनरल अगर आप बात करेंगे तो टेस्टिस एंड ओवरी। ये बातें हो गई। तो गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमेटेंजियम। अब क्या दोनों सेक्स ऑर्गन जो भी नाम है, स्टेमन, कार्पेल, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, टेस्टिस, ओवरी, व्हाटएवर एल्स, जो भी सेक्स ऑर्गन है, ये एक ही इंडिविजुअल में बनेंगे या अलग अलग बनेंगे? सर किसी किसी में एक में बने, किसी किसी में अलग अलग में। तो सेक्स ऑर्गन्स के हिसाब से फिर ये दो हो गए। क्या क्या नाम दिए जाते हैं? मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस कैसा होता है? बाइसेक्सुअल, बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम
और डायोशियस कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। एनिमल में बाइसेक्सुअल को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, hermaphrodite. हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट, यस, हर्मेफ्रोडाइट। ब्रायोफाइट में आपने एक अलग से नाम यूज किया था, किया होगा, ब्रायोफाइटा मैंने नहीं पढ़ाया आपको। ब्रायोफाइट में हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल को? आपकी बुक में डायग्राम भी बना है मार्केंशिया का। तो मार्केंशिया कैसा है? मोनोशियस। मोनोशियस तो है, बट एक और नाम भी दे सकते हैं। मार्केंशिया बाइसेक्सुअल नहीं होता, मार्केंशिया डायोशियस है। डायोसिस होगा। मार्केंशिया में तो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं ना। यस सर। मार्केंशिया कैसा कहलाएगा? हेट्रोथैलिक, क्योंकि जहाँ पे थैलस है वहां पे यूजुअली ये वर्ड अलग से दे देते हैं, हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट। और अगर इसके कंट्रास्ट में यहाँ देखेंगे तो क्या कहलाएगा? होमोथैलिक, एक ही थैलस के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है। बस समझना ये है कि किस जगह पे आपने क्या टर्म यूज किया था। पूरा प्लांट किंगडम और एनिमल में जो आपने पढ़ा है वो जूलॉजी के हिसाब से, तो किस जगह पे क्या टर्म यूज होना है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केंशिया या जो भी एल्गी और जो लिवर वर्ड थे, उनमें रूट स्टेम लीफ तो होती नहीं, तो उनमें तो थैलस होता है। और थैलस अगर है तो उसमें प्लांट बॉडी अगर थैलस है तो उसके हिसाब से नाम यूज कर लिए जाते हैं, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक। और ये नीट का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट, एंड द आंसर इज मार्केंशिया। जो आपकी बुक में 11th में भी डायग्राम बना है, 12th के इस चैप्टर में भी मार्केंशिया का डायग्राम रिपीट किया गया है ना। और ऐसे एक कारा का डायग्राम बना हुआ है। कारा को अगर आप देखोगे तो कैसा है? कारा बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस है। कारा में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जगह बने हुए हैं। इस चैप्टर में डायग्राम भी देख लीजिएगा, मैं डायग्राम तो नहीं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, लेकिन आप डायग्राम बुक से जरूर देख सकते हो। तो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल तो जर्नल टर्म है, उनमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। आप किसी प्लांट एनिमल में कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए। हर्मेफ्रोडाइट प्लांट्स में कहीं नहीं यूज करते हैं आप, केवल एनिमल्स में यूज करते हैं। मोनोशियस डायोशियस यूजुअली आप हायर प्लांट के लिए यूज करते हो। जैसे पपाया है, पपाया डायोशियस है, पपाया में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, है ना। अगर डायोशियस का एग्जाम्पल लिखो तो क्या लिखोगे? पपाया। एग्जाम का मोनोशियस क्वेश्चन डायोसिस यूज हो जाता है ना एनिमल प्लांट्स दोनों में। है। मोनोशियस डायोशियस यूजुअली एनिमल्स में बेटा करते तो नहीं है, बट अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, आंसर करना ही है तो भले कर लो आप। एनिमल्स में तो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल ही चलता है, और कोई सर नहीं बुक चलता। में दिया हुआ है डायोसिस दिया हुआ था। तो ठीक है, कर लो। मैंने बताया ना पैरेलल टर्म्स हैं, ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, ऐसी कोई रिजिडिटी। तो पपाया हो गया डायोशियस में। साइकस, साइकस आपने सर पढ़ा वो होगा। एनिमल किंगडम में था। हाँ, दे देते हैं, मैंने कहा ना पैरेलल टर्म्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रिजिडिटी है कि हम ये टर्म यूज ही नहीं कर सकते, है ना। तो पपाया डायोशियस है, ये ऑलरेडी नीट का ही क्वेश्चन है, रिसेंटली शायद 2020 में ही आया था ये क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्लांट डायोशियस है, तो पपाया डायोशियस, पपाया उसमें आंसर गिवन था। मेल फीमेल पपाया के प्लांट अलग अलग होते हैं, साइकस के भी मेल फीमेल प्लांट अलग होते हैं। और कई सारी जगह मोनोशियस कंडीशन है तो वो भी है। तो सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमिट वाले स्ट्रक्चर बनेंगे, गैमिटेंजियम। उन गैमिटेंजियम के अंदर गैमीट्स बनते हैं, जिनके टाइप और उनके नाम ऑलरेडी आपने पढ़ लिए। अब बात आती है कि गैमीट बनते कैसे हैं। गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय। सर हाँ बोलो। सर एक बार वो से पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। जस्ट अ मिनट। ये लो। यस सर, हो गया। है ना, मैंने सबसे पहले आपको ये पढ़ाया कि गैमीट्स के टाइप क्या है ना। एक पॉइंट तो ये लिखे हुए हैं। फिर गैमीट्स को कहते क्या हैं, ये स्पर्म, एंथेरोजॉइड, एग, ओवम, लाइक दिस। फिर बात आती है कि गैमीट्स किस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, तो गैमिटेंजियम, गोनेट, सेक्स ऑर्गन, उनके नाम क्या हैं वो। फिर ये जो भी गैमिटेंजियम है वो एक ही बॉडी पे है या डिफरेंट बॉडी पे है, तो मोनोशियस, डायोशियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ये। अब बात आती है पांचवी की गैमीट्स बनते कैसे हैं। गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय। अब गैमीट्स कैसे बनते हैं, दो तरीके से बन सकते हैं। गैमीट्स या तो माइटोसिस से बनते हैं या मियोसिस से बनते हैं। गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, दीज आर हैप्लॉइड। गैमीट्स ऑलवेज कैसे बनाओगे आप, हैप्लॉइड बनाओगे, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमीट कैसे बनेंगे, गैमीट दोनों तरीके से बन सकते हैं, माइटोसिस से भी बन सकते हैं, मियोसिस से भी बनते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में तो मियोसिस से ही बनते हैं, लेकिन कुछ केस में माइटोसिस से भी बनते हैं। अब बताओ गैमीट्स माइटोसिस से कहां बनते हैं,
कल हैप्लॉइड बॉडी के अंदर। हैप्लॉइड बॉडी के अंदर कल आपको पढ़ाया था। एग्जाम्पल क्या लिखोगे हैप्लॉइड बॉडी में, क्या लिखूं एग्जाम्पल? एल्गी। एल्गी। एल्गी के गैमीट्स कैसे बने? माइटोसिस से बने, इवन ब्रायोफाइट्स में भी, है ना। एल्गी ब्रायो दोनों जगह आपने गैमीट्स कैसे बनाए हैं, या आपने वो भी टेरिडोफाइट्स भी, बस। टेरिडोफाइट में, क्योंकि टेरिडोफाइट में आपने एंथ्रीडियम आर्किगोनियम देखा होगा, तो उसके अंदर एंथ्रोजॉइड और एग बनेगा। ब्रायोफाइट में भी एंथ्रीडियम आर्किगोनियम है, एग और एंथ्रोजॉइड बनेगा। एल्गी के अंदर भी सेम है। एल्गी में आर्किगोनियम ना होके ऊगोनियम वर्ड यूज कर लेते हैं, बस उतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो जितने भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनमें माइटोसिस से बन जाएंगे। मियोसिस से कहाँ बनेंगे? इन हायर एनिमल्स, इन हायर प्लांट एंड एनिमल्स। जिम्नो एनजीओ में मियोसिस से बनेंगे। जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी जो है वो मियोसिस से बनेंगे। तो गैमीट्स माइटोसिस से भी बन सकते हैं और मियोसिस से भी बन सकते हैं। क्लियर? तो गैमीट्स कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्या नाम है, कितने टाइप के होते हैं, और गैमीट्स को बनाने वाले जो स्ट्रक्चर है वो एक पे हैं या दोनों पे हैं, ये सारी बातें हमने जर्नलाइज करके गैमीट्स के सेंस में पढ़ी हुई है ना। एक बार एनसीईआरटी से फिगर जरूर देख लीजिएगा कि फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे क्लैमाइडोमोनास का डायग्राम बना होगा, या क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गा है तो उसके आइसोगैमीट्स बने होंगे, या एक ऊगैमीट्स का भी स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक बड़ा सा गैमीट और एक छोटे से स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो मतलब एक बार जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी या जो भी केल्विन का मॉड्यूल है उससे आप एक बार देख लोगे तो ये चीजें निकल के आ जाएंगी, है ना। अब गैमीट्स बने तो माइटोसिस और मियोसिस से। जिन सेल्स के अंदर हुई उन्हें क्या बोलते हैं, है ना, गैमीट फॉर्मिंग सेल्स क्या कहलाएंगी फिर? गैमीट फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड, क्या बोलोगे? अब यहां पे भी दो ऑप्शन है। अगर माइटोसिस से गैमीट्स बने तो सेल्स क्या कहलाएंगी? माइटोसाइट्स। जिनमें माइटोसिस करोगे आप और उसके बाद यहां पे गैमीट्स बन जाएंगे। तो जिन सेल्स में माइटोसिस हुई उनको क्या बोला गया? माइटोसाइट्स। और जिन सेल में मियोसिस हुई, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, मियोसिस को आप दो डायगोनल लाइन से शो करते हैं, रिडक्शन डिवीजन लिखा जाता है, आप सिंपलिसिटी के लिए मियोसिस लिख लीजिए, और बनेंगे गैमीट्स। और गैमीट्स तो एन ही होते हैं, तो इनको क्या बोला गया? मियोसाइट्स। तो जिन सेल्स में गैमीट का फॉर्मेशन होने वाला है, अगर माइटोसिस से होने वाला है तो दो सेल्स आर माइटोसाइट्स, अगर मियोसिस से होने वाला है तो मियोसाइट्स। जैसे अगर हमारी बॉडी के लिए कहा जाए तो स्पर्म और एग तो बन गए गैमीट्स, लेकिन स्पर्म जिन सेल में हुआ दोज आर स्पर्म मदर सेल, ऐसे ही ओवम मदर सेल, तो वो मियोसाइट्स हैं। नीट में क्वेश्चन में पूछा गया मियोसाइट्स क्या होते हैं, तो मियोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनमें मियोसिस के थ्रू गैमीट का फॉर्मेशन होता है। माइटोसाइट्स वो सेल्स हो जाएंगी जिनमें माइटोसिस के थ्रू गैमीट का फॉर्मेशन होता है ना। तो क्योंकि चैप्टर जर्नलाइज्ड है इसलिए आपको वो सारी बातें याद रखनी है जो आपने एनिमल और प्लांट किंगडम में प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, है ना। उसी से मिलता जुलता सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये तो हो गई हमारी बात गैमेटोजेनेसिस की। भाई गैमीट कैसे हैं, क्या बनते हैं, बोलो कुछ कह रहे हो आप? सर वो आरडी क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन डिवीजन लिखा जाता है बेटा मियोसिस को। यस सर। हाँ, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए रिडक्शन डिवीजन, है ना, क्योंकि मैं इसे कई बार लिखूंगा तो आरडी याद रखिएगा। अब आते हैं सेकंड चीज पे, प्री फर्टिलाइजेशन में जो दूसरा इवेंट है। दूसरा इवेंट क्या था? गैमीट का ट्रांसफर, है ना। सेकंड वन क्या था हमारा? ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है? सबसे पहले प्लांट्स में चलते हैं। अगर मान लीजिए गैमीट्स मोटाइल हैं, इफ गैमीट्स आर मोटाइल, क्योंकि आप अगर आइसोगैमस में मोटाइल लोगे तो मोटाइल आ ही जाएगा, और एनाइसोगैमस में फ्लैजिला होता ही है तो मोटाइल आ जाएगा, और ऊगैमस में मेल गैमीट मोटाइल होता है बिकॉज वो मेल वाला फ्लैजिलेटेड होता है। तो अगर गैमीट्स मोटाइल हैं
तो उन्हें मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए, एंड दैट मीडियम इज ऑलवेज वाटर। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आपने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो इन सब में लिखा होगा वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना। तो वाटर क्यों एसेंशियल है? बिकॉज जो गैमीट्स हैं वो मोटाइल हैं, तो अगर गैमीट्स मोटाइल हैं तो इसका मतलब ये हुआ दे नीड ए मीडियम टू ट्रेवल, एंड दैट मीडियम इज वाटर। तो बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता अगर गैमीट्स मोटाइल हैं, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। अब मोटाइल गैमीट्स कहाँ होते हैं? तो मैंने अभी आपको बोला आइसोगैमीट्स में मोटाइल है, एनाइसो में मोटाइल है, और ऊगैमस में मोटाइल है। केवल आइसोगैमीट्स में जो नॉन मोटाइल था स्पाइरोगायरा, उसमें फ्लैजिला नहीं होता, है ना। तो वो छोड़ दीजिए, बाकी सब केस में ये लाइन आएगी वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट अगर मोटाइल है तो मूव करके चले गए। अगर मान लीजिए ऐसा है कि गैमीट्स नॉन मोटाइल हो, इफ नॉन मोटाइल, तो गैमीट खुद तो जा नहीं सकता। अगर नॉन मोटाइल है तो क्या होगा? फिर कोई लेके जाएगा। अब कौन लेके जाएगा? तो फिर उस चीज के लिए हायर प्लांट्स में जैसे आप पढ़ते हैं जिम्नो और एनजीओ, तो अगर गैमीट नॉन मोटाइल है तो क्या होगा? फिर ऐसे केस में पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का काम क्या होता है? पॉलिनेशन आपने जिम्नो और एनजीओ में पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा होगा, बाकी तो अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन कहलाता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम एंथर, क्योंकि मेल गैमीट कहाँ बनेगा? एंथर में बनेगा, टू कहाँ तक जाएगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा कार्पल का पार्ट है ऑफ द फ्लावर या ऑफ द प्लांट। तो अगर गैमीट नॉन मोटाइल है तो पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन में इनको कौन लेके जा रहा है? ये जाएंगे वाया पॉलन ट्यूब। एक पॉलन ट्यूब बनेगी जिसके अंदर गैमीट्स होंगे, और पॉलन ट्यूब जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे गैमीट आगे की तरफ पहुंचते जाएंगे। तो अगर गैमीट मोटाइल है तो कोई इश्यू ही नहीं है, अगर नॉन मोटाइल है तो फिर पॉलन ट्यूब यानी पॉलिनेशन का होना जरूरी है ना। अब एनिमल्स में क्या होगा? एनिमल्स में एक स्पेशल एक्ट होता है जो गैमीट के ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है। दैट एक्ट इज कॉल्ड कॉपुलेशन। एनिमल्स में आपने कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन आप पढ़ते हैं। जैसे आप हायर प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे, है ना। और अगर लोअर प्लांट है तो पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि गैमीट खुद ही चला जाएगा, तो बस गैमीट रिलीज होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एनिमल्स में क्या है? कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन क्या बन गया? दिस इज एक्ट of transfer of gamete। तो जैसे कॉपुलेशन हुआ तो कॉपुलेशन में मेल गैमीट को फीमेल की बॉडी के अंदर ले जाया गया। अब वो डिपेंड करता है कि फीमेल की बॉडी, अभी हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, वो डिपेंड करता है। बट कॉपुलेशन का मेन पर्पस ये है कि गैमीट का ट्रांसफर हो, और ये एनिमल्स में ही होता है। प्लांट तो कॉपुलेट नहीं करते, सीधी सी बात है। एनिमल्स में कॉपुलेशन है जो गैमीट ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है ना। तो ये बात हो गई हमारी गैमीट ट्रांसफर की, है ना। ठीक है, अब आता है सीधे सीधे हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन पे कि भाई गैमीट का ट्रांसफर हो गया, मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद उसके अंदर आगे के चेंजेस क्या आएंगे? तो आगे के चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन, है ना। सो थर्ड या नेक्स्ट जो भी हेडिंग आप लिखना चाहो, फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने पढ़ा था, तो अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? दिस इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब जैसे एक मेल गैमीट है, मैं सिंबल बना दे रहा हूं, ये मेल का साइन होता है। मेल गैमीट जो भी नाम देना चाहो आप, एंथ्रोजॉइड, स्पर्म, ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, एग या ओवम, जो नाम देना चाहें। इनका फ्यूजन क्या कहलाता है? कल हमने लिखा था, इसे सिनगैमी कहते हैं, गैमेटिक फ्यूजन, और बन जाएगा यहाँ पे जाइगोट। जाइगोट इज 2n, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, है ना। ये मेल गैमीट दूसरे फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर, एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा
प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगेमी, और सिनगेमी के बाद जो बनेगा दैट इज कॉल्ड जाइगोट। क्लियर? तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी चीज पे चलें। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने एंजियोस्पर्म में पढ़ा होगा, एंजियोस्पर्म में खास बात क्या होता है, वहां डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वहां एक और मेल गैमीट होता है जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। पोलर न्यूक्लियाई n+n होते हैं, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे सिनगेमी ना बोल के क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और बनेगा क्या, यहां बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको लिखा जाता है PEN, और ये 3N है जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। ये क्या कहलाएगा, ये पूरा ये बन जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन हर जगह नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में है। दिस इज ओनली इन एंजियोस्पर्म। है ना, केवल एंजियोस्पर्म में ये डबल फर्टिलाइजेशन का केस है। बाकी जिम्नो में भी सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा ऊपर वाला जिसमें जाइगोट बन रहा है, और एल्गी ब्रायोटेरिडो में भी ऐसा होगा, सारे एनिमल्स में भी ऐसा ही होगा, है ना। अब जो भी ये फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हुआ, क्या वो पानी के अंदर हुआ? अगर मीडियम में हो, मतलब दोनों पेरेंट, दोनों मेल फीमेल की बॉडी से बाहर हो, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन भी 2 अलग अलग टाइप का है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये कहाँ होगा, दिस अकर्स इनसाइड द मीडियम। जो भी मीडियम होगा, लाइक वाटर है तो वाटर में हो रहा है तो इनसाइड द मीडियम, या आप कह सकते हैं आउटसाइड द बॉडी। कुल मिला के जो पेरेंट्स हैं उनकी बॉडी से बाहर, आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कोई एग्जांपल बता सकता है? फ्रॉग। fish, फ्रॉग बहुत क्लासिकल एग्जांपल है ना। फ्रॉग में मेल और फीमेल फ्रॉग कॉपुलेट करते हैं, और फीमेल जेली लाइक स्ट्रक्चर में एग रिलीज करती है, और फिर मेल गैमीट से स्पर्म्स आते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। टैडपोल यानी जो लार्वल स्टेज आएगी वो भी वाटर में बनती है, उनका मेल और फीमेल फ्रॉग से कोई लेना देना नहीं है। तो जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो बॉडी से बाहर हुआ, है ना। प्लांट के केस में क्या है, एल्गी ब्रायोटेरिडो जिम्नो एंजियो, इनमें कहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? सर एल्गी में। एल्गी में, क्योंकि एल्गी में आप अगर आइसोगैमीट्स बनाओगे तो दोनों गैमीट मोटाइल होंगे, तो वो एल्गी के थैलस से बाहर निकल आएंगे और पानी में फर्टिलाइजेशन होगा। अगर एनाइसोगैमस है तो भी वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा। ऊगैमस है तो चॉइस बेस्ड है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। तो फ्रॉग या लोअर प्लांट मान लीजिए, एल्गी लिख लीजिए, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अगर फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इनसाइड द बॉडी। और बॉडी में भी मैं फीमेल इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि मेल गैमीट जो भी स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि फीमेल की बॉडी यानी जो एग है वो रिलीज कर दिया जाए मेल की बॉडी में, ये तो होता ही नहीं है। क्योंकि जब आप ऊगैमस रिप्रोडक्शन या ऊगैमीट्स बोलते हो तो वहां ये फिक्स होता है कि मेल इज मोटाइल, फीमेल इज नॉन मोटाइल, एंड मेल ऑलवेज अप्रोच द फीमेल। फीमेल कभी भी अप्रोच नहीं करता मेल को, एग कभी भी अप्रोच नहीं करेगा एग को, इस स्पर्म को। हमेशा स्पर्म जो है वो एग के पास जाएगा। तो एग कहीं बाहर नहीं आ रहा, स्पर्म को वहां जाना है जहां पे एग लोकेट हो रहा है। तो इसलिए जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हुआ। तो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, या वी कैन से आउटसाइड द मीडियम, है मीडियम के बाहर है, तो यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर है ना। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का भी हो गया कि वो कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल।
जो आपने प्लांट्स पढ़े हैं लाइक ब्रायोटेरिडोजिम्नो एंजियो, सब जगह इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही है, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट लिख सकते हो आप। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फिर यहाँ पे एक केस और दे रखा है, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। हालांकि पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, बट फिर भी बुक में यहां दे रखा है इसलिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज पार्थिनोजेनेसिस कम्स अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो फीमेल गैमीट था एग, अगर वो बिना फर्टिलाइज किए जाइगोट बना दे तो जाइगोट कैसा बनेगा? एन, 2n नहीं बनेगा, क्योंकि मेल गैमीट के साथ फ्यूज नहीं किया है। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, अनफर्टिलाइज एग। आप ऐसे लिख सकते हो, अनफर्टिलाइज्ड एग will change into zygote. So this is called parthenogenesis. सर हाँ, सर इनके एग और जाइगोट में फिर डिफरेंस क्या हो गया? कुछ नहीं, बस जाइगोट से आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ये हैप्लॉइड ही रहेंगे। एबनॉर्मलिटी है, इसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ना मान सकते हो, ये तो एसेक्सुअल हुआ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन इंपॉर्टेंट है। आपको कल मैंने ये सेक्शन में पढ़ाया था ना कि गैमीट बन जाए लेकिन फ्यूज ना करे, तो ये आपके सामने रहा एग्जांपल। या एग तो बन गया लेकिन एग फ्यूज नहीं कर रहा, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, है ना। एग्जांपल में आपकी बुक में दिया है कि हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस होती है, हनी बी हो गए, रोटी फर्स हो गए, इन सब में पार्थिनोजेनेसिस होती है ना। सर हाँ सर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट्स में नहीं हो सकता? ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होता, बिकॉज जो एंथ्रोजॉइड है वो निकल के जो आर्किगोनियम है उसके अंदर जाके जो एग है उसे फर्टिलाइज करता है। आर्किगोनियम से तो एग बाहर नहीं आया ना पानी में। तो सर फिर उसमें उसे प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर जाइगोट बना है तो वो डेवलप भी वहीं करेगा फिर। सीड हैबिट के लिए तो फिर माइक्रो और मेगा स्पोर बनने जरूरी हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर होंगे तो सीड हैबिट होगी। ब्रायोफाइट में तो एक ही स्पोर होता है। आप जो बता रहे हो वो गैमेटोफाइट है और सीड हैबिट होती है स्पोरोफाइट में, दोनों चीजें अलग अलग हैं। Yes, है ना, आपने पहले बोला कि फर्टिलाइजेशन तो वो गैमीट्स के बीच में हो रहा है, गैमीट्स आर द पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट। फिर आपने सीड हैबिट उसमें इंक्लूड किया, तो सीड हैबिट होती है, सीड होता है स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइट अलग है, स्पोरोफाइट अलग है। एग है, एग फर्टिलाइज हो गया, इंटरनली फर्टिलाइज होगा ब्रायोफाइट में, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट से आप फुट सीटा कैप्सूल वाला स्पोरोफाइट बनाते हो, और फिर कैप्सूल में जो स्पोर बना रहे हो वो तो एक ही टाइप के है ना, तो इसलिए वहां सीड हैबिट नहीं है। कैप्सूल में अगर स्पोर दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर, तो सीड हैबिट का क्वेश्चन आता, जैसा टेरिडोफाइट में होता है, स्लेजिनेला में जैसा आपने पढ़ा होगा, है ना। सो हनी बी हो गया, रोटी फर्स हो गया, कुछ हद तक लेजर्ड्स में भी पार्थिनोजेनेसिस है, प्लांट्स में भी होती है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। अगले चैप्टर में आपको जब पढ़ोगे तो पार्थिनोजेनेसिस के और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फिलहाल आप हनी बी और रोटी फर्स तो याद कर सकते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि हमारा हेडिंग जरूर चल रहा है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। ये दिया जरूर बुक में यहाँ पे है, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस कहाँ जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज बिना फ्यूजन के अगर इंडिविजुअल यानी जाइगोट बना तो ये इट्स ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम चलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कहां से बनता है? जाइगोट है, जाइगोट कैसा है? 2n, और फिर जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो भी कैसा होता है? 2n। तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। माइटोसिस होगा। तो ये तो सेल डिवीजन हो गया, इसके साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी होगा, बिकॉज एम्ब्रियो में तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे ना। तो जैसा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, तो सेल डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व होगा। तो माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन के बाद जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा।
अब यहाँ पे भी अगर जाइगोट पानी में बना था तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी पानी में पूरा होगा, मतलब एक्सटर्नल एम्ब्रियोजेनेसिस भी हो सकती है, और अगर फीमेल की बॉडी में जाइगोट बना तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी फीमेल की बॉडी में होगा, तो इंटरनल एम्ब्रियोजेनेसिस भी हो सकती है ना। जैसे फ्रॉग के अंदर अगर टैडपोल बन रहा है, टैडपोल क्या है, लार्वल स्टेज है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो से टैडपोल तक जाओगे तो इसका मतलब टैडपोल भी तो वाटर में ही बनेगा ना, तो एक्सटर्नल एम्ब्रियोजेनेसिस है। बट हमारी बॉडी में अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो मदर की बॉडी के अंदर ही तो होता है, वॉर्म में, यूटेरस के अंदर ही तो डेवलपमेंट पूरा होगा, बिकॉज जाइगोट वहां बना, तो जब तक बर्थ नहीं हो जाएगी तब तक का जो डेवलपमेंट है वो भी कहाँ होगा, इंटरनली होगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस भी दो अलग अलग टाइप की हो गई, एक्सटर्नल हो गई या फिर इंटरनल हो गई। अब जैसे मान लीजिए एग में भी है, क्या अगर बर्ड्स की अगर बात करो तो अगर मान लीजिए हैन है वो एग रिलीज कर रही है जिससे वो चूजे बनेंगे, छोटे छोटे चिकन्स बनेंगे, तो वो कैसे बन रहे हैं, वो मदर वाली जो एग है, मदर वाला जो हैन है उससे बॉडी से बाहर एग रिलीज कर दिया गया है ना। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी वही दो ऑप्शन है कि या तो ये एग लेइंग होंगे, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, है ना, ओवी पैरस बोलते हैं, या फिर दे गिव बर्थ टू न्यू वन, बर्थ ऑफ न्यू वंस, नए इंडिविजुअल की बर्थ होगी, अगर बर्थ होगी तो क्या कहलाएंगे, विवी पैरस कहलाते हैं। तो यहां भी दोनों ऑप्शन है कि एग लेइंग एनिमल्स भी हो सकते हैं और विवी पैरस भी हो सकते हैं। इन दोनों के बीच का भी होता है, आपने जैसे कंगारू को देखा होगा, तो वो पार्शियली डेवलप न्यू वन की बर्थ कर देता है, ओवी विवी पैरस बोल देते हैं दोनों को मिला के, है ना। तो सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं, इन जनरल ओवी पैरस विवी पैरस सब जानते ही हैं। प्लांट्स में भी विवी पैरी होती है ना, बताओ इन प्लांट्स एग्जाम्पल है कोई, विवी पैरी ऑल्सो एग्जिस्ट। इसको बोल दिया जाता है इन सीटू जर्मिनेशन। फ्रूट के अंदर जब सीड होगा ना तभी सीड जर्मिनेट कर जाएगा, फ्रूट से बाहर आएगा ही नहीं, ऐसा होता है मैनग्रूव प्लांट्स के अंदर। आगे भी आप पढ़ोगे ये लाइन लास्ट यूनिट में। तो मैनग्रूव प्लांट्स वो होते हैं जो जैसे राइजोफोरा, जिनमें आपने मॉर्फोलॉजी में न्यूमेटोफोर पढ़ा था, तो उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि वो अल्कलाइन सॉइल में प्लांट ग्रो करते हैं, नीचे पीएच बहुत ज्यादा है, तो सीड अगर नीचे गिरेगा तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो नेचर ने क्या किया कि फ्रूट के अंदर ही सीड को जर्मिनेट करा दिया, फ्रूट अभी टूटा नहीं है पौधे से, पैरेंट प्लांट से फ्रूट डिटैच नहीं हुआ, उसके अंदर जो सीड है वो जर्मिनेट कर गया, और फिर सीड जब जर्मिनेट कर जाए तो फिर एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा। जब प्लांट हैवी हो जाएगा तब अपने आप टूट के वो फ्रूट नीचे गिरेगा, और फिर नीचे की जो मिट्टी है, प्लांट तो बन ही चुका है छोटा सा, वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो जैसे न्यू वंस का केस है कि एक बेसिक डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर हो गया, बाकी का डेवलपमेंट न्यू वंस का जो है वो हो जाएगा, है ना। या ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके बुक में लिखा है कि विविपेरी इज ऑलवेज एडवांटेजियस ओवर ओविपेरी, बिकॉज विविपेरी के केस में क्या होगा भाई, प्रोटेक्शन मिल जाएगा विविपेरी के, क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो प्रीडेटर्स होंगे तो उनसे बच जाएगा। तो विविपेरस हमेशा जो है वो एडवांटेजियस वे कहलाता है। विविपेरस एनिमल होना, विविपेरस प्लांट होना, ये हमेशा एक बेटर कैरेक्टर माना गया एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज कंपेयर टू ओविपेरी, है ना। अब जाइगोट जब एम्ब्रियो बनाएगा तो इसे कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन भी चाहिए, बिकॉज बिना एनर्जी के तो नहीं होगा ना ये काम, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना। जब जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या चाहिए, इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब ये न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। न्यूट्रिशन आता है अलग अलग केस में अलग अलग जगह से, है ना। जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इज प्रोवाइडेड बाय, कौन देगा प्लांट्स में, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
तो प्लांट्स में मतलब हायर प्लांट्स में, है ना। तो हायर प्लांट्स में अगर बात करें तो एंडोस्पर्म दे देगा, है ना। टेरिडोफाइट में कौन देगा, मान लीजिए एंडोस्पर्म कहाँ होता है, ये जिम्नो एंजियो में होता है। टेरिडोफाइट में न्यूट्रिशन कौन देगा, बताओ। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के हिसाब से जो जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, उसको फीमेल, हाँ बोलो। गैमीट्स कैसे न्यूट्रिशन देंगे, गैमेटोफाइट है ना, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो देता है। फीमेल गैमेटोफाइट जैसे प्रोथैलस पढ़ा था आपने, है ना। फीमेल की जगह आप सीधे प्रोथैलस ही लिख लीजिए। प्रोथैलस याद है आप लोगों को, आपने टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में जो छोटा Yes, सा हार्ट शेप इनकॉन्स्पिशियस जो गैमेटोफाइट बनता है वो प्रोथैलस कहलाता है। तो प्रोथैलस का जो टिश्यू होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोथैलस कहाँ होगा, ये टेरिडोफाइट्स में होगा, है ना। ब्रायोफाइट्स में न्यूट्रिशन कौन देगा, अगेन गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगर आप सोचोगे तो आपको सबके आंसर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ढूंढ नहीं सकते, है ना। अच्छा, एनिमल्स में कौन देगा, बताओ। एनिमल्स में डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देगा, फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी पूरा देती है क्या न्यूट्रिशन, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा देगा, प्लेसेंटा देगा। या प्लेसेंटा कब देगा, जब विवी पैरस वाला सिचुएशन होगा। अगर ओवी पैरस वाला है तो कौन देगा, यॉर्क सैक। यॉर्क सैक देगा। एग के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो यॉर्क सैक की फॉर्म में है। बस, तो आता ही है आपको फिर। तो न्यूट्रिशन कौन देगा वो भी आप देख सकते हो, है ना। तो विवीपैरी, है ना, एंडोस्पर्म, प्रोथैलस, ये सब न्यूट्रिशन देने के हिसाब से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस हुई और उसके हिसाब से ओवीपैरी, विवीपैरी, ये वाली सारी पॉसिबिलिटी आती है। क्लियर। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन जर्नल। केवल हमने एक जर्नलाइज्ड वे में पढ़ा। अगर बैक्टीरिया से लेके प्लांट एनिमल तक का रिप्रोडक्शन आपको एक जगह पे देखना हो तो ये चैप्टर इनफ है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल कैसे होता है। अगर सेक्सुअल है तो उसमें कौन कौन सी फेजेस आती हैं, फिर रिप्रोडक्टिव फेज में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, उन इवेंट्स में क्या क्या कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हमने पढ़ी। अब इसी में से केवल आप प्लांट्स में हायर प्लांट्स जो जिम्नो एंजियो हैं उनको निकाल लीजिए और इसी सीक्वेंस में हमें फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जो प्रॉपर चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। वो एक बड़ा चैप्टर है, हम उसको पढ़ेंगे, है ना। बोलो। यस सर। एनी डाउट? नो सर। आपकी क्लास में ब्रेक दे रखा है क्या या सीधे सीधे पढ़ाई दूं मैं? सर ब्रेक है। ब्रेक दे रखा है। अलग अलग लिंक आए थे, एक ही लिंक आया था? सर लिंक एक ही है। अच्छा, लिंक एक ही है, बस उसी से ज्वाइन करना है। चलो ठीक है, यस मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।